हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए समावयवता का लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में जो है अंत में आपने पढ़ा है कीरेल और अकीरेल वस्तुओं के बारे में, कायरल एंड अकायरल अणु। कायरल अणु किसे कहते हैं? जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं को कायरल वस्तुएं कहा जाता है। और जितनी भी कायरल वस्तुएं होती हैं वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होती हैं या ध्रुवण घूर्णक होती हैं। कैसी होती हैं? ध्रुवण घूर्णक। ठीक है। और अकायरल वस्तुएं क्या होती हैं? जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूर्णतया अध्यारोपित हो जाती हैं। अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं वो जो है अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूर्णतया अध्यारोपित हो जाती हैं, उन दोनों को एक ही वस्तु कहा जाता है। उन दोनों को एक ही वस्तु कहेंगे और वो वस्तुएं होती हैं क्या? अकायरल। जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएंगी उन्हें कहा जाता है अकायरल। ठीक है। आज आप क्या पढ़ेंगे? देखो, ये थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस है ना, ये दो प्रश्न हैं जिनमें आपको जो है कीरेल केंद्र की संख्या छांटनी। कीरेल केंद्र, कायरल अकायरल नहीं, कीरेल केंद्र की संख्या छांटनी। कीरेल केंद्र क्या होता है? कोई भी sp3 संकरित परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह द्वारा पूर्ण हो, उसे आप कह देंगे कीरेल केंद्र। ठीक है, तो इसमें वही छांटना है। देखो, पहले वाले में कैसे छाटेंगे आप कीरेल केंद्र की संख्या? देखो, यहां तो नहीं होगा ना, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। कीरेल केंद्र छांटने के लिए आप जानते रहिए कि जो है कोई भी जिस भी परमाणु को देखा जाए उसमें कम से कम ऐसे 3 ब्रांच लगे होने चाहिए, ऐसे 3 बॉन्ड्स लगे होने चाहिए, वही कीरेल मिल सकता है। 3 या 4 ब्रांच, 3 या 4 बॉन्ड इस प्रकार से दिखाई देंगे तो वो उसकी कीरेल होने का वो कीरेल हो सकता है। 3 या 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है तो वो कीरेल नहीं होगा। ठीक है, 2 बॉन्ड हो, 1 बॉन्ड है तो वो कीरेल नहीं होता है। ठीक है। अब यहां बात करें, देखो देखो इसमें बात करें, ये कीरेल नहीं होगा, ये भी कीरेल नहीं होगा, ये भी कीरेल नहीं होगा, ये भी कीरेल नहीं होता है, ये भी कीरेल नहीं होगा। ये देखिए, इसके कीरेल होने का चांस है। ठीक है, इसके कीरेल होने का चांस है। आप देखें अच्छे, देखो यहाँ पे जो है कार्बन के पास देखें एक एच है। आप कार्बन के पास देखो ना, ये एक एच, यहाँ एक एच है। एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप है, एक तरफ ये मेथिल लगा हुआ है, CH3 है। एक तरफ मेथिल लगा हुआ है, एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप है, एक तरफ एच है और एक तरफ ये ग्रुप है। तो यहाँ पे एक कीरेल केंद्र है, कीरेल केंद्र है एक कीरेल केंद्र है। और एक आप इधर आएंगे, ये तो नहीं होगा ना, इसके देखिए इसके होने का चांस है। एक तरफ एच है, एक तरफ CH3 है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर भी एक ग्रुप होता है, और एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप, ये इतना पूरा बड़ा ग्रुप। तो आप कीरेल केंद्र की संख्या 2 लिखेंगे। यहाँ पे जो है कुल कीरेल केंद्र कितने हैं? कीरेल केंद्र या कायरल केंद्र कह सकते हैं, इसकी संख्या 2 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कीरेल कार्बन कितना है, कीरेल केंद्र 2 है और कायरल कार्बन कितना है? 1। ठीक है, कीरेल कार्बन 1 है। ठीक है, मैं इसकी बात करूंगा। अगला क्वेश्चन, कीरेल कार्बन 1, कीरेल केंद्र 2। इसमें बात करें, देखो अगर आप मैं इसकी चर्चा कर लूं, क्या ये कीरेल हो सकता है? तो देखो यहां ध्यान दें, ये कार्बन, एक OH है, एक एच है, 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए। इसके बाद अगर इसके इधर चलेंगे CH2 मिलेगा, इधर आएंगे CH2 और इधर आएंगे CH, ये CH2 मिलेगा और इधर आएंगे क्या मिलेगा? CH। इधर चलो, यहाँ CH2 है और यहाँ पे मेथिल मिल जाएगा, CH और मेथिल, CH मिलेगा और CH3 मिल जाएगा, CH तो आप चलेंगे इधर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, इधर चलेंगे थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। भाई यहाँ CH2 CH मिल रहा है और यहाँ पे CH2 CH और मेथिल मिल जा रहा है, CH3 मिल जा रहा है, तो आप इसको मान सकते हैं कीरेल है। अब अगला ग्रुप देखो, चलो इसको देखें। तो देखो, अगर आप एक एच है, एक मेथिल है, एक एच है, एक मेथिल है, इसके बाद ये चलेंगे, एक CH2 आएगा और एक CHOH माने। उधर चलेंगे तो क्या होगा? एक CH, अगला भी CH,
डिफरेंट मिल रहा है ना, डिफरेंट मिल रहे हैं, तो आप इसको भी क्या मान लेंगे, कीरेल, ये भी कीरेल है आपका, ठीक है। अब अच्छा देखो इसकी बात करें अगर, ये जो कार्बन नहीं, कार्बन इसके पास एच है, इधर भी देखो ये एच है, इधर चलेंगे सी मतलब इधर सीएल मिल जा रहा है कार्बन के साथ सीएल, इधर चलेंगे कार्बन के साथ मेथिल, देखो इधर चलोगे तो कार्बन के साथ सीएल, इधर चलेंगे कार्बन के साथ मेथिल, नीचे आएंगे तो कार्बन और एच मिलेगा, और एक एच है अलग से, चारों ग्रुप डिफरेंट है, चार ग्रुप है, चारों डिफरेंट है, उधर सी सी एल, उधर सी सी एच थ्री, नीचे सी सी एच, कार्बन सी एच मिलेगा, और एक इसके पास तो एच है ही, इस कार्बन के पास एच है ही, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी जो आपका काइरल है। हाँ इसकी बात करें, इधर चलोगे देखो क्या मिलेगा, CH2, देखो देखो ये भी किरल होगा ना भाई, इसकी तरफ देखें आप, इसके भी किरल होने का चांस है, क्यों, एक तरफ एच है, एक तरफ सी एच है, दो तक चलो, एक दो तक चलो, ठीक है, एक तरफ सी एच मिलेगा, एक तरफ एच मिलेगा, इधर चलेंगे CH2 मिलेगा, इधर चलेंगे CH3 मिलेगा, चार ग्रुप डिफरेंट मिल जा रहे हैं, आसपास चार ग्रुप डिफरेंट मिल जा रहे हैं, इसको भी आप क्या मान लेंगे, ये भी कीरेल है आपका। आगे चलो, जैसे मैं इसकी बात कर लूं, देखो कार्बन है, एक एच है, एक CH3, दो ग्रुप डिफरेंट है, इधर चलेंगे CH और CH, मतलब यहां से जाएंगे, यहाँ CH मिलेगा, इधर चलेंगे, देखो ध्यान से, अगर आप चलते हैं मतलब पूरा चल दो, जब देखो एक दो पर मिल जाए आपको, एक दो पर कह सकते हैं ना, एक दो कार्बन तक चलने तक, एक दो कार्बन तक चलिए, अगर वहां से कायरल कायरल पहचान ले तो कोई बात नहीं है, अगर वहां से नहीं मिल पाया तो आगे थोड़ा आगे भी चलेंगे आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नियम से पूरा चलना चाहिए, लेकिन अगर शुरू में ही मिल जा रहे हैं कुछ डिफरेंट ग्रुप, तो वहीं से कायरल कायरल पहचान ले। देखो ध्यान से, जब शुरू में ही कायरल कायरल पहचान ले तो फिर आगे नहीं बढ़ना है, अगर नहीं मिले तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। इसका देखो, इसका चलेंगे इधर CH तीसरे पर CCl मिलेगा, तीसरे कार्बन पे CHCl मिलेगा भाई, CH तीसरे कार्बन पे Cl, फिर CH, फिर CH, ठीक है। अगर आप इधर चलेंगे, अगर आप इधर चलेंगे CH, इधर भी CCl मिल जा रहा है तीसरे कार्बन पर, तो सेम ग्रुप मिल जा रहे हैं, तो ये कायरल नहीं होगा, ये कायरल नहीं होगा। बिल्कुल सेम हाल इसका भी होगा, अगर आप चलेंगे इधर, देखो C, ये कार्बन है ना, इस कार्बन के पास एक H एक Cl होगा, दो डिफरेंट ग्रुप आपस में है, उसके बाद इधर आएंगे CH, फिर CH मिलेगा, CH और CH3 मिलेगा, ठीक है, इसके बाद फिर CH, फिर CH, इधर से आएंगे CH मिलेगा, ठीक है, CH, और फिर इधर यहाँ CH, सेम ग्रुप मिल जाएंगे ना। अगर आप ऐसे चलेंगे, इस CH और Cl को देखें, इधर चलेंगे क्या मिलेगा, CH, CH3, CH, फिर CH, देखो ये भी कायरल नहीं होगा और ये भी कायरल नहीं होगा, ये दोनों कायरल नहीं होंगे। अब इधर चलिए, इधर इस पर देखें आप, हाँ ये देखो, ये आपका क्या है, CH, ये CH है, उधर चलेंगे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड्स मिल जाएंगे ना भाई, अगर इधर चलेंगे आप तो ये डबल बॉन्ड्स मिल जाएगा, ठीक है, इधर चलेंगे क्या मिलेगा, CH, हाँ CHCl मिल जाएगा। अगर मैं इसी की बात कर लूं, इधर चलेंगे डबल बॉन्ड्स मिलेगा, इधर चलेंगे क्या मिलेगा आपको, CHCl मिलेगा, और ये आपको क्या मिला है, CH मिला है, इधर क्या मिला है, CH, इस कार्बन के पास एक H मिला हुआ है, एक H मिला हुआ है, इधर चलेंगे डबल बॉन्ड्स मिलेगा, इधर चलेंगे CHCl मिलेगा, CHCl, इधर चलेंगे CH मिलेगा, कार्बन Cl, कार्बन और H, चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, H उधर डबल बॉन्ड्स, उधर CHCl, इधर CH, तो आप इसको मान सकते हैं कायरल है। इसकी बात करें अगले वाले की, अगला देखो, यहां चलेंगे, देखो CH नहीं, इधर चलेंगे अगर आप CH, CH3 मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा,
CH CH3 मिलेगा, एक H इसके पास है ही, आगे बढ़ेंगे तो एक CH मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना चारों ग्रुप डिफरेंट हो जा रहे हैं। ये CH2 है आपका, उधर C के साथ CH है, CCH, इधर क्या है CH एक H है, ये भी आपका कायरल है। कितने कायरल हो गए भाई? 2, एक ये ना, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखो इसकी अगर बात करें, इसकी बात करें अगर, क्या होगा देखो, एक तरफ CH2, एक तरफ H, एक तरफ ये पूरा ग्रुप, एक तरफ चलेंगे ये पूरा ग्रुप इतना बड़ा मान लो, या CH के साथ इतना बड़ा ग्रुप, भाई ये पूरा ग्रुप है डिफरेंट, एक H है, एक CH2 है, एक इतना बड़ा ग्रुप मिल जाएगा इधर एक तरफ, और एक तरफ चलेंगे क्या मिलेगा, CH के साथ इतना बड़ा ग्रुप, तो डिफरेंट है, ये भी आपका कायरल होगा। अब देखो अगले की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कायरल नहीं होगा। पहली बात 4 ग्रुप होने चाहिए, इसकी बात करें 4 ग्रुप होने चाहिए, 3 बॉन्ड दिखना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको? मान लो, अच्छा चलो देख ही लें, इसके पास तो ये शोभा ही नहीं करेगा। पहली बात, इस कार्बन के पास एक भी H नहीं होगा, क्योंकि चारों वैलेंसी पूरी है, चारों वैलेंसी पूरी है। तो डबल बॉन्ड्स वगैरह होने आने पर कायरल अकायरल नहीं देख सकते। कीरेल केंद्र की संख्या आप डबल बॉन्ड्स में नहीं देख सकते, सिंगल बॉन्ड में देखेंगे। ठीक है, तो ये कीरेल केंद्र नहीं छाटेंगे इसमें। आगे बढ़ो, देखो इसकी बात करने का, एक H होगा इसके पास, एक आपका ये C2H5 एथिल, एक C2H5 होगा, एक H होगा, एक मेथिल होगा, और एक तरफ डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी डिफरेंट मिलेगा। अब लास्ट इसका देख लूं, एक लोन पेयर, एक मेथिल, एक C2H5, एक इधर, चलो इधर पूरा डिफरेंट मिल जाएगा, ये डिफरेंट मिलेगा ना, तो ये भी आपका होगा कीरेल। तो कीरेल केंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी? कीरेल केंद्र की संख्या कितना लिखेंगे आप? गिनिए, 9 आ रहा है ना, गिनो, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 और एक ये 9। अब कीरेल कार्बन कितना है? कीरेल कार्बन 8 है, कीरेल केंद्र की संख्या 9 है, कीरेल कार्बन 8। इसके बाद देखो, ये छाटने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में। ठीक है, आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है। एक है एनेंसियोमर्स, एक है डायस्टीरियोमर्स, एक है मीजो कंपाउंड, एक है रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की बात कर लें, एनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, फिर चर्चा होगी मीजो कंपाउंड और रेसिमिक मिश्रण से, मिश्रण की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करें एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? देखो एनेंसियोमर्स जो है जब भी पाए जाएंगे जोड़े में पाए जाते हैं। पहली बात जान लें आप, एनेंसियोमर्स जोड़े में पाए जाते हैं। एनेंसियोमर्स किसे कहा जाता है? कि मान लीजिए 2 यौगिक हैं, वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, और कैसे प्रतिबिंब रूप? एक दूसरे पर अध्यारोपित न होने वाले। ऐसे प्रतिबिंब रूप हैं, प्रतिबिंब रूप मतलब, प्रतिबिंब रूप का मतलब क्या है? जो ग्रुप्स वहां है वही ग्रुप्स वहां भी होंगे। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। एनेंसियोमर्स क्या हैं? 2 ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हों, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित न हो, उन दोनों यौगिकों को आपस में क्या कहा जाता है? एनेंसियोमर्स। ठीक है, हाँ, एनेंसियोमर्स में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 यौगिक हैं, वो एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं, तो उनमें क्या होता है? वो दोनों के दोनों प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अगर एनेंसियोमर्स जब भी रहेगा जोड़े में रहता है, और दोनों के दोनों प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, और उनका जो ध्रुवण घूर्णन की दिशा होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की जो दिशा होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर एक यौगिक पीपीएल को राइट में घुमाएगा, तो जो उसका मिरर इमेज मिलेगा वो कहाँ घुमाएगा? लेफ्ट में। अगर एक डी होगा तो अगला क्या होगा? एल, स्मॉल एल। अगर एक एल है तो अगला क्या होगा? स्मॉल डी। थोड़ी ये बात जानते रहिए। तो वही लिखा गया है
कि प्रकाशिक सक्रिय का मतलब ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाते हैं। प्रकाशिक सक्रिय प्रतिबिंब रूप, और कैसे प्रतिबिंब रूप, जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना हो। ठीक है, ये शांत हो जाए। तो क्या लिखा है देखो, प्रकाशिक सक्रिय प्रतिबिंब रूपों, और कौन से प्रतिबिंब रूपों, अध्यारोपित न होने वाले। प्रकाशिक सक्रिय प्रतिबिंब रूपों, आप इसको और बेहतर लिख सकते हैं, परस्पर अध्यारोपित न होने वाले। परस्पर का मतलब एक दूसरे के ऊपर, हाँ आप यहां लिख लेंगे ऐसे, परस्पर अध्यारोपित न होने वाले ये रूप है। इनको क्या कहेंगे आप, इनेंसियोमर्स कहा जाता है। इनेंसियोमर्स परस्पर विपरीत ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं। परस्पर विपरीत मतलब अगर एक डी है तो अगला क्या होगा, यल। परस्पर विपरीत ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं तथा हमेशा किसमें पाए जाते हैं, जोड़े में, अकेले नहीं होता है। अब सुनो ध्यान से, अब एक चीज तुम जान लो कि जब भी प्रतिबिंब रूप बनाना है, मान लीजिए आपको प्रतिबिंब रूप बनाना है, तो उसमें क्या है ना, समूहों की व्यवस्था केवल उन्हीं केंद्र पर बदलती है, केवल किरेल केंद्र पर ही समूहों की व्यवस्था बदलती है, ऐसा कहें। अगर एक यौगिक का प्रतिबिंब रूप बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, आपको केवल क्या करना है, किरेल केंद्र पर समूहों की व्यवस्था को बदल देना, लेफ्ट को राइट कर देना, राइट को लेफ्ट कर देना। बाकी जो किरेल केंद्र नहीं है उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो मान लीजिए ये है ना, ए और बी है, इनका अगर प्रतिबिंब रूप बनाया जाए, मान लीजिए मिरर लगाएंगे आप, मिरर लगाएंगे ना, तो जानते हैं क्या होगा, देखो सबसे पहले पहचानो इसमें किरेल केंद्र है कि नहीं। देखो यहाँ जो है ये किरेल केंद्र है कि नहीं, एक COH है, एक H है, एक OH है, एक CH3 है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे किरेल केंद्र है। और अगर केवल एक किरेल केंद्र है तो आप जान चुके ये किरेल अणु है, मतलब प्रकाशिक सक्रिय हो चुका है। एक किरेल केंद्र होने पर वो क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय, श्योर बात है। अब इसका ये प्रतिबिंब रूप है कि नहीं, देखें आप, हाँ देखो जब मिरर इमेज बनता है तो उस केस में जो है केवल किरेल केंद्र पर समूहों की व्यवस्था बदल जाती है, ये वाली, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, इन दोनों में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। तो हाँ, ये जो COH है ना, इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो वो COH वैसा ही रहेगा, CH3 वैसा ही रहेगा। आप बहुत कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बस CH3 ऐसा कर सकते हैं, CH3 को इनका पोजीशन बदलना है। OH अगर इधर है, राइट में है, तो यहाँ आएगा लेफ्ट में हो जाएगा। जब मिरर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब रूप बनेगा, तो H यहाँ इधर है, उधर जाके राइट, यहाँ देखो H लेफ्ट में है, OH राइट में है। जब मिरर बनेगा तो OH कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और H कहाँ चला जाएगा, राइट। तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, पहली बात क्लियर हुआ। क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सकते, अगर इनको इसी प्लेन में लाया जाए, इसका OH और इसका H मिलेगा, अगर आप इसी प्लेन में लाएंगे, इसके H के ऊपर इसका OH जाएगा, इसके OH के ऊपर इसका H जाएगा, क्या अध्यारोपित हो जाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। अध्यारोपित होने का मतलब कवर नहीं कर पाएंगे, न होने का मतलब ये अध्यारोपित नहीं होंगे। और जब अध्यारोपित नहीं होंगे, मिरर इमेज भी है। मिरर इमेज कैसे पहचानना है, जो ग्रुप्स यहाँ है वही ग्रुप्स वहां भी होने चाहिए, बस उनकी व्यवस्था, जैसे अगर ये राइट में है तो उधर लेफ्ट में होना चाहिए, वही समूह बता रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मिरर इमेज कहा जाएगा, पहली बात। और कैसे मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित न होने वाले, न होने योग्य। तो ऐसे मिरर इमेज को आपस में क्या कहा जाता है, इनेंसियोमर्स। क्या कहा जाता है, हाँ, तो जो ए व बी है वो आपस में क्या है, ये इनेंसियोमर्स है। एग्जाम्पल दिया गया है, अगर इसमें ये डी होगा तो ये क्या होगा, यल। अगर ये यल होगा तो अगला क्या होगा, डी। समझ पा रहे हैं आप। अब देखो यहां बात करें दूसरा वाला, दूसरे प्रश्न की बात कर लें, तो यहां जानते हैं क्या है देखो ये किरेल कार्बन है कि नहीं, एक CH3, एक H है, एक Cl है, एक कितना बड़ा ग्रुप, कितना बड़ा ग्रुप है ना, डिफरेंट भाई, चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक CH है, एक CH3, एक Cl, एक कितना बड़ा ग्रुप। इसकी बात कर लें, यहाँ भी भैया एक H है, भाई मुझसे क्या मतलब, जो ग्रुप्स वहां रिपीट है वो ग्रुप्स यहाँ रिपीट हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है इस कार्बन के पास जो चारों ग्रुप होंगे
वो आपस में समान नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए बस। तो ये डिफरेंट है, एच है, CH3 है, Cl है, ये कितना बड़ा ग्रुप। और यहाँ देखेंगे यही Cl है, एच है, CH3 है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ तो किरण केंद्र की संख्या 2 है, फिर कैसे बताएंगे कि ये प्रकाशिक सक्रिय है कि नहीं। किरण केंद्र की संख्या 1 होने पर मान लेते हैं कि प्रकाशिक सक्रिय, उसको किरण कह सकते हैं, ये किरण था। लेकिन अगर किरण का केंद्र की संख्या 2 हो जाए, फिर कैसे पता करेंगे कि प्रकाशिक सक्रिय है कि नहीं। प्रकाशिक सक्रिय होंगे भाई, ये जान लीजिए आप, तभी उन्हें कहा जाएगा क्या, इनेंसियोमर्स। प्रकाशिक सक्रिय होने चाहिए और दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज, वो भी कैसे वाले, हाँ, अध्यारोपित न होने वाले, न होने योग्य, ठीक है। तो देखो जैसे पहले ये पहचानो कि ये जो है प्रकाशिक सक्रिय होगा कि नहीं। देखो अगर 2 किरण केंद्र आ जाए या 3 किरण केंद्र आ जाए, 2 की बात कर ले, मान लीजिए 2 किरण केंद्र आ जाए, अब उसमें जो है छाटना हो कि प्रकाशिक सक्रिय है कि नहीं, तो वहां ढूंढते हैं, जानते हैं क्या, ढूंढते हैं सिमेट्री, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सममिति। क्या वहां कोई सिमेट्री है कि कोई ऐसा प्लेन है जिसमें अणु को 2 बराबर भागों में बांटा जाए। क्या कोई ऐसा केंद्र है, कोई ऐसा केंद्र है कि जहां से अणु को 2 बराबर भागों में बांट सके, कोई ऐसा प्लेन हो जहां से अणु को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। अगर ऐसा होगा तो अणु किरण नहीं होगा, किरण केंद्र भले से ही होगा, लेकिन अगर अणु को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो वह अणु क्या होगा, अकिरण, प्रकाशिक और सक्रिय। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको इधर से बांटे ना, इधर से बांटेंगे तो ना, जैसे आप सोचेंगे कि अणु को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। देखो 2 बराबर भागों में बांटने का अर्थ ये जानते हैं क्या है, कि जो ग्रुप से एच यहाँ है ना, एच यहाँ मिलना चाहिए सेम ही दिशा में। ध्यान दीजिए आप, इसको आप मानते हैं, देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब मानते पता है, वही है कि ऐसा प्लेन जहां से अणु को 2 बराबर भागों में बांट सके, उसको बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मान लीजिए अगर इस प्लेन से काटा जाए अणु को, तो ClH मिलेगा, यहाँ भी ClH मिलता है, लेकिन उनकी दिशा डिफरेंट है। यहाँ Cl इस तरफ मिल रहा है, यहाँ Cl इस तरफ मिल रहा है, यहाँ H इस तरफ मिल रहा है, यहाँ H इस तरफ मिल रहा है। तो इनके डायरेक्शन भिन्न भिन्न होने की वजह से यहाँ बोलते हैं कि यहाँ जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यह अणु जो है प्रकाशिक सक्रिय होगा। कैसा होगा, हालांकि है 2 कायरल केंद्र, लेकिन अणु कैसा होगा, प्रकाशिक सक्रिय, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कब मानते, एच अगर इधर है तो यहाँ भी एच अगर इधर रहा होता तो। क्लियर है आप लोग। अब इसको भाई मान लीजिए क्या है, ध्रुवण घूर्णक है, किरण है ना, इसको किरण मान लिया गया। अब देखो क्या इसका मिरर इमेज वो है, देखो अगर मिरर इमेज होगा तो होने पर क्या होगा, Cl उस तरफ चला जाएगा, एच इस तरफ चला जाएगा, चला आएगा, यहाँ एच उस तरफ जाएगा, Cl इस तरफ आएगा। वही वहां हुआ है, देखो उसमें वही घटना हुई है ना, Cl वहां चला गया है, एच इधर चला आया है पहले पर। और दूसरा भी देखना है, दोनों को देख के बोलना है, दोनों किरण केंद्र पर समूहों की व्यवस्था बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं एक पे बदल जाए एक पे ना बदले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पे बदल जाए और एक पे ना बदले, मिरर इमेज होने चाहिए। तो देखो ये मिरर इमेज तभी होगा, एच इधर आएगा, Cl उधर जाएगा, यहाँ पे Cl इधर आएगा, एच उधर जाएगा, तो ये इसका जो मिरर इमेज बनेगा वही होगा, वैसा ही स्ट्रक्चर उसका होगा। तो यहाँ वैसा ही स्ट्रक्चर आपको मिला है, एच इधर यहाँ राइट में था, इधर लेफ्ट मिला है, ये उधर कहाँ चला गया, राइट में, Cl राइट में था, इधर लेफ्ट में आ गया है। तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज है। एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अरे इसके Cl के ऊपर इसका एच आएगा, अगर आप इसको ऐसे लाएंगे, इसी प्लेन में लाओ, इसके Cl के ऊपर इसका एच आएगा, इसके एच के ऊपर इसका Cl आएगा, अध्यारोपित नहीं हो पाएगा ना भाई, अध्यारोपित नहीं होगा। मिरर इमेज तो है लेकिन अध्यारोपित नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे ए व बी, यहां भी क्या है, इनेंसियोमर्स। और आप इसका एग्जांपल याद रखेंगे भाई, इनेंसियोमर्स के डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स। ठीक, इनेंसियोमर्स क्या है, प्रकाशिक सक्रिय, हाँ, प्रतिबिंब रूपों को प्रकाशिक सक्रिय परस्पर अध्यारोपित न होने वाले, ऐसा बेहतर तरीके में लिख सकते हैं आप लोग, प्रकाशिक सक्रिय परस्पर अध्यारोपित न होने वाले प्रतिबिंब रूपों को क्या कहा जाता है,
इनेंसियोमर्स। इनेंसियोमर्स हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और इनके जो है ध्रुवण घूर्णन की जो दिशा होती है वो परस्पर विपरीत होती है। अगर उसमें एक कंपाउंड डी है तो अगला कंपाउंड क्या होगा, यल होगा। अगर एक यल है तो अगला क्या होगा, डी। इसको फटाफट लिखें हम। ये देखो ध्यान से, ये है डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स अभी आपने पढ़ा इनेंसियोमर्स के बारे में ना। इनेंसियोमर्स क्या होते हैं, देखो प्रकाशिक सक्रिय और प्रतिबिंब रूप होंगे। वो जो इनेंसियोमर्स होंगे वो प्रकाशिक सक्रिय होंगे, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होंगे, लेकिन अध्यारोपित नहीं होंगे। बस एक कह सकते हैं ना, वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होंगे। दर्पण प्रतिबिंब होंगे लेकिन उस पर अध्यारोपित नहीं होंगे। अगर उसमें एक डी होगा तो अगला यल होगा, एक यल होगा तो अगला क्या होगा, डी होगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि जो दर्पण प्रतिबिंब ही ना हो, अध्यारोपित होने की बात ही खत्म करें, कि ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो उन्हें क्या कह दिया जाएगा, डायस्टीरियोमर्स। जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, दोनों भाई जोड़े में पाया जाएगा। जो इनेंसियोमर्स होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे, ये दोनों जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात कर लें डायस्टीरियोमर्स में जो दो युग्म हैं, मतलब जो युग्म है, जोड़े हैं, वो परस्पर प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, प्रकाशिक असक्रिय हो सकते हैं, या उनमें से एक प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है और अगला क्या हो सकता है, प्रकाशिक असक्रिय हो सकता है, ठीक है। अब देखो यही बताया गया है कि डायस्टीरियोमर्स क्या है, वे यौगिक जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब पर, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, या नहीं अध्यारोपित होने की बात ही खत्म करें, वो प्रतिबिंब रूप नहीं होते। जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं, उन्हें कह दिया जाएगा डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। नीचे क्या लिखा आपने, डायस्टीरियोमर्स युग्म में जो जोड़ा होगा उसमें दोनों प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, दोनों प्रकाशिक असक्रिय हो सकते हैं, अथवा एक प्रकाशिक सक्रिय और अगला क्या हो सकता है, प्रकाशिक असक्रिय हो सकता है। अच्छा देखो ध्यान से, कैसे पहचानेंगे आप कि वो दर्पण प्रतिबिंब रूप है कि नहीं। देखो अगर दर्पण प्रतिबिंब रूप होंगे तो उसमें कायरल कार्बन पर समूहों की व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर वो दर्पण प्रतिबिंब रूप होंगे तो कायरल कार्बन पर समूहों की व्यवस्था बदलेगी उनमें, ठीक है। अगर वो दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होंगे तो किसी कायरल कार्बन पर कह सकते हैं समूहों की व्यवस्था नहीं बदल पाएगी, वही सेम रहेगी। जैसा कि आप यहाँ देखें, देखो जैसे यहाँ OH है, भाई पहले पहचानो कि क्या ये प्रकाशिक सक्रिय है, इसमें है कायरल कार्बन की संख्या 2, भाई H है, OH है, COH है, इतना बड़ा ग्रुप, एक H है, एक OH है, एक COOH है, और इस कार्बन के साथ में नीचे इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक कायरल कार्बन। और वही सेम फंडा इस नीचे वाले कार्बन के साथ में भी है, वहां भी एक H है, एक OH है, एक COH है। तो आप देखें ये दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, तो इसको प्रकाशिक सक्रिय कहा जाए कि नहीं कहा जाए, इसके लिए क्या देखेंगे आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई ऐसा प्लेन जिसके द्वारा, जिससे जो है किसी अणु को अगर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, या यौगिक को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो उस केस में अणु प्रकाशिक असक्रिय होगा। अगर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, किसी प्लेन से, किसी सेंटर से अगर अणु दो बराबर भागों में बट जा रहा है तो वह अणु क्या हो जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय। अगर दो बराबर भागों में नहीं बट पा रहा है तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। जैसा कि आप देखें ये जो है ना बराबर भागों में नहीं बटा है, पता है ना आपको, ये बराबर भागों में नहीं बटा है। बराबर भागों में कब बांटेंगे आप इसको, जिधर OH है अगर यहाँ भी उधर ही OH मिला होता, जो बांटने पर जो यहाँ OH मिला है ना, अगर उसी सेम दिशा में वहां उस तरफ भी OH मिला होता तो आप मानते हैं क्या है, हाँ बराबर भागों में बटा हुआ है, तो आप मानेंगे प्रकाशिक सक्रिय है। दो कायरल कार्बन है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होगा, जब किसी प्लेन से दो बराबर भागों में बांट लेंगे, ये नहीं बटा हुआ है, ये प्रकाशिक सक्रिय है। अब देखो इसका ये दर्पण प्रतिबिंब रूप है। देखो अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे आप
OH की व्यवस्था उधर हो जाएगी और ये वाला OH इधर आ जाएगा। तो देखिए आप इधर देखो, पहले ही कार्बन पर, पहले प्रथम जो कायरल कार्बन है उसमें देखिए OH की व्यवस्था नहीं बदली है, नीचे बदल गया है। तो थोड़े प्रतिबिंब रूप है यार, जब दोनों बदलेंगे तो ना प्रतिबिंब रूप होगा। अगर दोनों OH की व्यवस्था, मान लीजिए ये OH इधर था, अगर यहाँ इधर चला आया होता, ये OH इधर है, वो तो गया है, ठीक है, एक गया है एक नहीं गया है, तो ये इनेंसियोमर्स नहीं होंगे। इनेंसियोमर्स तब होते हैं जब दोनों का जो है प्रत्येक कायरल कार्बन पर समूहों की व्यवस्था बदल जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? जो देखो, जो समूह यहाँ है वही समूह यहाँ भी है, लेकिन ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, तो इन्हें कह दिया जाएगा डायस्टीरियोमर्स। ठीक वैसा यहाँ भी देखें, जो ये नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मान लो दो जोड़े हैं, ये प्रकाशिक सक्रिय है, लेकिन अगर इसकी बात करें ना, ये प्रकाशिक असक्रिय होता है, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये प्रकाशिक सक्रिय, ये क्या है? प्रकाशिक असक्रिय होगा, ये बात है। मैं इसकी बात करूं, अगर आप इसकी बात करें, ये भी जो है यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना भाई, बराबर भागों में नहीं बटेगा, इधर H मिल रहा है उधर Cl मिल रहा है, ग्रुप्स तो वही है, दोनों तरफ ग्रुप वही है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब मानेंगे आप? अगर इधर H है तो वहां भी H होता तो। अब देखिए कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है, ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। दो कायरल कार्बन है लेकिन ये प्रकाशिक सक्रिय होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसकी तुलना अगले यौगिक से करें, अगर देखो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो बनेगा वहां पे Cl इधर होगा, H उधर चला जाएगा, ये वाला H इधर आएगा, Cl उधर चला जाएगा। यहाँ क्या यहाँ ऐसा हुआ है? देखो हाँ, यहाँ देखिए प्रथम पहले जो कार्बन है उस पर तो Cl इधर आया है, H उधर गया है, लेकिन दूसरे कार्बन पे देखें सेम वही व्यवस्था रही, अर्थात ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं, जो समूह यहाँ है वही समूह वहां भी है, लेकिन ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, इन्हें कह दिया जाएगा डायस्टीरियोमर्स। अगर ये दर्पण प्रतिबिंब रूप होते तो कहा जाता है इनेंसियोमर्स। क्या कहा जाता? जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उसका हिंदी क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स का हिंदी होता है विविध प्रतिबिंब रूप, या आप इसको अप्रतिबिंब रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अप्रतिबिंब रूप समावयवी, तो समावयवी है ही, इनेंसियोमर्स भी समावयवी है। अप्रतिबिंब रूप, ठीक है। अगले की बात करें, मान लीजिए इसमें पूछा, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको इनेंसियोमर्स छाटना है, डायस्टीरियोमर्स छाटना है, ठीक है भाई। जोड़े में सब कंपाउंड दिए गए हैं, आपको इन्हें पहचानना है कौन इनेंसियोमर्स है कौन डायस्टीरियोमर्स है। अगर पहले की बात करें, जैसे मैं पहले ए और बी की बात करूं, तो देखिए आप ए और बी क्या है। देखो यहाँ जो है अगर आप ए और बी को देखें, इसमें जो है क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जानते रहिए आप लोग ना, थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, प्रकाशिक सक्रिय होगा। यहाँ पे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्रकाशिक असक्रिय होगा। यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्रकाशिक क्या होगा? असक्रिय। थोड़ा सक्रिय असक्रिय छाटे थोड़ा सा कि भाई कौन प्रकाशिक सक्रिय होगा कौन नहीं होगा, पहले ये पहचाना सीख लें आप कि ये प्रकाशिक सक्रिय होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये प्रकाशिक असक्रिय होगा, ये प्रकाशिक असक्रिय होगा, लेकिन ये क्या होगा? सक्रिय होगा, और ये वाला भी असक्रिय होगा। अभी देखो, अब सबको मिला के छाटना, ए और बी क्या है, ए और सी क्या है। अब देखो अगर आप ए और बी की तुलना करें तो देखो ए जो है इसमें प्रथम कायरल कार्बन पर OH इधर है और द्वितीय कायरल कार्बन पर OH उधर है। मतलब कह सकते हैं कि प्रथम कायरल कार्बन पर OH लेफ्ट में है, द्वितीय कायरल कार्बन पर OH राइट में है। तो जो इसका प्रतिबिंब रूप बनेगा, जो मान लीजिए बन रहा है, उसमें क्या होगा? जो इसका इनेंसियोमर्स बनेगा वो उसमें क्या होगा? OH राइट में चला जाएगा, प्रथम कायरल कार्बन वाला, प्रथम कायरल कार्बन का OH राइट में चला जाएगा और द्वितीय कायरल कार्बन का OH लेफ्ट में चला आएगा। तो क्या ए और बी में वैसा हुआ है? नहीं, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है यार। तो ए और बी क्या है? डायस्टीरियोमर्स। मान लीजिए छाटना हो ए व बी, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है,
अगर मैं बात करूं ए और सी की, ए और सी क्या है देखिए, हाँ देखिए ये भी डायस्टीरियोमर्स है, क्योंकि देखिए दूसरे कार्बन पे OH की व्यवस्था बदली है, लेकिन प्रथम कार्बन पर OH की व्यवस्था सेम रही। ये प्रतिबिंब रूप नहीं है, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है। तो ए व सी क्या है, वो भी डायस्टीरियोमर्स है। अगर मैं ए और डी की बात कर लूं तो देखें आप, हाँ देखिए बदला है ना, ये इनेंसियोमर्स है। देखिए उसमें OH लेफ्ट में जाना चाहिए, गया है, जो प्रतिबिंब रूप बनेगा OH लेफ्ट में होना चाहिए, पहले का हुआ है। दूसरे का कहाँ होना चाहिए, अरे OH राइट में होना चाहिए, ये लेफ्ट में था, उधर राइट में होना चाहिए। इसका राइट में है, उधर कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में, जो कि है। तो ए और डी क्या है, इनेंसियोमर्स, इनेंसियोमर्स। अब तुलना करें ए और ई की, तो देखिए ध्यान से, हाँ ए और ई एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, क्योंकि पहले कार्बन पे OH घूमा है, लेकिन दूसरे कार्बन को OH क्या रहा है, सेम। ए और ई की तुलना करें तो उसमें क्या देखेंगे आप, पहले कार्बन पर OH घूमा है, लेकिन दूसरे कार्बन पर OH सेम रहा है, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है। तो जब दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं हो और समूह मिले, जिस प्रकार का समूह यहाँ है उसी प्रकार का समूह वहां भी है, लेकिन वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा, डायस्टीरियोमर्स। तो ए व ई क्या होंगे, ये होंगे डायस्टीरियोमर्स। अब देखिए अगर तुलना करें बी व सी की, तुलना कर ले बी व सी, तो देखिए ध्यान से, बी व सी ना एक दूसरे के इनेंसियोमर्स है, क्योंकि देखिए यहाँ OH कहाँ है, लेफ्ट राइट में है, OH राइट में है, और यहाँ क्या है, लेकिन हाँ ये बात है, देखिए आपको बताया भी गया है कि डायस्टीरियो जो इनेंसियोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के क्या है, इनेंसियोमर्स है ना। ए व सी, बी व सी क्या है, ये बातें ना है, ये इनेंसियोमर्स हैं। अब बात कर लें बी व डी की, बात करें बी व डी की बात करें तो इसमें क्या देखेंगे आप, OH की व्यवस्था देखो, दूसरा में बदला है, लेकिन पहले कार्बन पे वही रहा है, सेम रहा है। ए व डी को क्या बोल दिया जाएगा, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। बी व डी क्या होंगे, ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। बी और ई की बात कर लें तो दोनों सेम है, जैसे देखो बी और ई को देखें आप, ये दोनों समान है, तो बी व ई को सिमिलर मान लेंगे, समान मान सकते हैं, एक ही होगी, आप कह सकते सिमिलर का मतलब एक ही होगी, ये एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब चलिए सी व डी की बात करें तो देखो सी व डी क्या है, डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि पहले कार्बन पे OH देखो बदल गया है, यहाँ क्या था, लेफ्ट में और राइट पे, लेकिन दूसरे कार्बन पे देखें, हाँ तो सी व डी क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। अगला क्या है, सी व ई देखें, यही ना, सी व ई क्या है, ये इनेंसियोमर्स हैं। देखो OH यहाँ, ठीक है, यहाँ OH लेफ्ट में है, यहाँ OH लेफ्ट में, वहां दोनों क्या है, राइट में, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इनेंसियोमर्स, इनेंसियोमर्स होंगे। तो आप लिख सकते हैं ना कि सी व ई ये क्या है, इनेंसियोमर्स। अब बात करें डी व ई की, बात कर लें, डी और ई क्या है, देखो हाँ यहाँ पे OH लेफ्ट में है, वहां पे लेफ्ट में ही है, बदलाव नहीं हुआ है, डिफरेंट है। देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहाँ पर OH लेफ्ट में है, राइट में है, और यहाँ दूसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में, तो वहां जब इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर बनता है, मान लीजिए इनेंसियोमर्स बनता है, तो वहां पे OH कहाँ आना चाहिए, हाँ राइट का लेफ्ट में होना चाहिए और लेफ्ट का राइट में, जो कि नहीं हुआ है। देखो ये ना, ये सेम ग्रुप रहा है, ये तो घूमा है, ये नीचे वाला घूमा है, लेकिन ऊपर वाला वही रहा है,
तो डी व ई क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। छाप लीजिए फटाफट। देखो ध्यान से आप लोग, अगला क्या है हेडिंग, मीसो कंपाउंड, मीसो यौगिक। जो मीसो यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं, असक्रिय। मीसो यौगिक, इसके बाद आप पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर ना, रेसिमिक मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, प्रकाशिक असक्रिय। मीसो यौगिक और रेसिमिक मिश्रण ये दोनों क्या होते हैं, प्रकाशिक असक्रिय। अभी आप जाने मीसो यौगिक क्या है। देखो बताया जा रहा है कि वे यौगिक जिनमें कम से कम 2 कायरल कार्बन पाए जाते हैं, कम से कम 2 कायरल कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन उनमें क्या उपस्थित होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वे यौगिक जिनमें कम से कम 2 कायरल कार्बन पाया जाता है, लेकिन उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो अब देखें अच्छा ध्यान से, अगर 2 कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो यौगिक क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा कि नहीं। भाई 2 कायरल कार्बन हो चाहे 2 से अधिक हो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है तो यौगिक क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। ठीक है, तो वही लिखाया गया है कि वे यौगिक जिनमें कम से कम 2 कायरल कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो ऐसे यौगिकों को मीसो यौगिक कहा जाता है। और मीसो यौगिक क्या होते हैं, प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं, ये लिखा है आपने, इंटरनल कंपनसेशन के कारण। यही समझना है भाई। आप तो बोल देंगे कि ये क्या है, प्रकाशिक असक्रिय है। भाई क्यों प्रकाशिक असक्रिय है, इंटरनल कंपनसेशन के कारण। अब यही क्या है, इंटरनल कंपनसेशन, वही समझना है आप। देखो ध्यान से, सबसे पहले पहचानिए क्या ये यौगिक मीसो है। ठीक है, पहचाने आप मीसो यौगिक हैं। हाँ, इनमें जो है कायरल कार्बन की संख्या देखें, 1 कायरल कार्बन है, एक इधर एक इधर, 2 कायरल कार्बन है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और वही हाल इसका भी है, यहाँ भी 2 कायरल कार्बन है, और यहाँ भी क्या पाया गया है। तो जान लीजिए आप लोग, ये प्रकाशिक असक्रिय होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। आप इसको मीसो यौगिक कह सकते हैं। आपको समझना है इंटरनल कंपनसेशन क्या है। देखो इंटरनल कंपनसेशन क्या है ना, जैसे इस यौगिक को मान लीजिए आपने 2 बराबर भागों में बांट लिया है, तो बराबर भागों में बांटने के बाद क्या होता है, जैसे ना ये जो होता है ये इधर घुमाता है। जैसे इस यौगिक को अगर आपने 2 बराबर भागों में बांट लिया है, इसका आधा पार्ट इधर घुमाएगा, ये OH की तरफ इधर घुमाता है। कौन सी दिशा है भाई, क्लॉकवाइज, राइट की तरफ। और इसमें जो है इसका आधा पार्ट इधर घुमाएगा, OH की दिशा में। ठीक है, ये इसका जो है बराबर भागों में बटा है, इसका आधा पार्ट इधर राइट में घुमा रहा है, और इसका आधा पार्ट किधर घुमा रहा है, लेफ्ट। तो ऐसा नहीं, सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं कि इसमें प्रकाश नहीं घूमता है, प्रकाश PPL घूमता है, लेकिन PPL को ये आधा राइट में घुमाते हैं और आधा लेफ्ट में, तो कुल मिला के घुमा ही नहीं प्रकाश ना। भाई नेट रोटेशन 0 हो जाएगा ना, अगर ये आधा राइट में घुमा रहा है और आधा कहाँ घुमा दे रहा है, लेफ्ट में। दोनों का वैल्यू समान है। अगर इसने 50 डिग्री पॉजिटिव घुमाया है, तो ये 50 डिग्री कहाँ घुमा देगा, निगेटिव। तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो यही बताया जा रहा है यहाँ, जान लीजिए आप लोग, मीसो कंपाउंड में प्रकाश घूमता है, PPL का प्लेन घूमता है, लेकिन नेट रोटेशन क्या होता है, 0। आधा लेफ्ट में घुमाता है, आधा राइट में। तो यही इसी को बोलते हैं, एक ही यौगिक में जो ये उत्पन्न हो रहा है ना, जो एक ही यौगिक में अगर नेट रोटेशन 0 हो जाता है, एक ही यौगिक के अंदर, एक ही अणु के अंदर अगर नेट रोटेशन 0 हो जाए, इसी घटना को आप बोल सकते हैं क्या, इंटरनल कंपनसेशन। एक ही यौगिक में, यौगिक के अंदर क्या हो रहा है, नेट रोटेशन का मान क्या हो जा रहा है, 0। इसको हिंदी में बोल सकते हैं नेट घूर्णन। नेट घूर्णन का मान 0 हो जाता है, तो आप इसको बोल देंगे इंटरनल कंपनसेशन। ये सेम घटना यहां भी होगी। आप यहां घुमाएंगे इसको, ये किधर घुमा रहा है, देखो अगर इसका बात करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अगर आप इधर से ले जाएंगे तो ये कौन सी दिशा, राइट वाली दिशा हो, और वो कौन सी दिशा है, लेफ्ट वाली। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और वो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, आधा आधा घुमाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये दोनों एक ही है।
इन दोनों मतलब चाहे इसको आप बोल सकते हैं मीसो यौगिक। क्या बोलेंगे? ये मीसो यौगिक है ना, ये आपका है मीसो यौगिक। और वही हल इसका भी है, वही हल इसका भी है। मान लीजिए मैं बात करूं, इधर से इधर घुमा दे रहा है ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट इधर घुमा दे रहा है। पहले समझ लो, देखो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, 2 कायरल कार्बन है। अगर ये मान लीजिए ये इधर घुमा रहा है, मान लिया ये इधर घुमा रहा है, तो नेट रोटेशन यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल सेंटर कार्बन है, यहाँ भी वही हाल है। इन दोनों को भी आप क्या बोल सकते हैं? मीसो यौगिक। ये दोनों है मीसो यौगिक, ठीक है। लेकिन ज्यादा फोकस इस पे करें आप। ये जो है स्ट्रक्चर ना, इसको बोलते हैं टार्टर, ये टार्टरिक एसिड है। हाँ, इसका नाम है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इमली में। टार्टेरिक एसिड, थोड़ा ध्यान दे इसको आप, टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड में अगर मीसो आपको दिख जाए, मीसो फॉर्म, टार्टरिक एसिड में दिख रहा है तुमको मीसो ना यार, मीसो यौगिक दिख रहा है टार्टरिक एसिड में, इसको आप बोल सकते हैं मीसो टार्टरिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे इसका? इसको ध्यान दिया थोड़ा सा, ये जो स्ट्रक्चर है मीसो टार्टरिक एसिड का है, ठीक है। अगर आप ध्यान दो, देखो टार्टरिक एसिड के 2 फॉर्म और होते हैं, एक होता है डी टार्टरिक एसिड, एक होता है एल टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है डी टार्टरिक एसिड, स्मॉल डी वाला, डी टार्टेरिक एसिड, और एक क्या होता है, इसको प्लस भी कह सकते हैं ना, एक होता है स्मॉल एल ना, या माइनस टार्टरिक एसिड। ये ध्यान दें आप लोग, टार्टरिक एसिड। अब देखो डी कैसे होगा, जैसे मान लो अगर आप इस OH को इधर कर दे, ध्यान दो यार, अगर आप इस OH को इधर कर दें तो जानते हैं क्या होगा? यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको COOH मिलेगा, और क्या मिलेगा? ये OH इधर है, H, अगर ये OH इधर घूम जाए, H इधर हो जाए, तो यहाँ जो रोटेशन होगा ना, इस प्रकार से होगा, ये इधर घूमेगा ना। थोड़ा मैं नीचे लिख दूँ इसको, एल टार्टरिक एसिड, एल या माइनस टार्टेरिक एसिड। तो आप देखिए, अगर आप इस OH को सेम रखो ऊपर वाले को, और नीचे वाले OH को थोड़ा बदल दें, तो ये टार्टेरिक एसिड अब डेक्स्ट्रो हो जाएगा, ऐसा पदार्थ हो जाएगा। अभी यहाँ डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों था, नेट रोटेशन 0 हो गया था। मीसो यौगिक में आधा डेक्स्ट्रो होता है, आधा लीवो होता है, तो नेट रोटेशन 0। लेकिन अगर आप इस एक को घुमा दें, नीचे वाले को, तो आप पाएंगे कि ये जो रोटेशन होगा कहाँ होगा? राइट की तरफ होगा, राइट की तरफ होगा ना, ये रोटेशन कहाँ हो रहा है? राइट की तरफ। तो आप इसको क्या बोलते हैं? डी टार्टरिक एसिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है क्लॉकवाइज या राइट में रोटेशन हो जाएगा, राइट और क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले OH को बदल दें, नीचे वाले को फिक्स रखें, अगर आप ऊपर वाले OH को, हाँ COOH, और क्या करें आप, इस OH को इधर कर दीजिए आप, और इस OH को फिक्स रखो, ठीक है। आप उस पहले वाले OH को बदल दो, नीचे वाला OH फिक्स रखें, तो इस केस में जो घूर्णन होगा इस प्रकार से होगा। कैसा घूर्णन होगा? एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो रोटेशन हो रहा है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, तो ठीक है। देखो, तो टार्टेरिक एसिड का तीनों फॉर्म संभव है, मीजोफॉर्म भी, और डी टार्टेरिक एसिड और एल टार्टेरिक एसिड। इसको फटाफट लिखें। देखो ध्यान से, लास्ट हेडिंग क्या है? रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण क्या है? जो आपने स्मॉल डी और स्मॉल एल फॉर्म लिखा है ना, अगर वही स्मॉल डी और स्मॉल एल रूप
50-50% हो, 50-50 के रेशियो में हो, अनुपात में हो, या आप ऐसा बोलो समान अनुपात में हो, ज्यादा बेहतर ऐसा बोले आप लोग। अगर डी और यल फॉर्म समान अनुपात में पाया जाए उस मिश्रण को आप क्या बोलेंगे? रेशिमिक मिश्रण। दो यौगिक हो, एक डी हो एक यल हो, और दोनों कैसे हो? 50-50% रहे या समान अनुपात में रहे, तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? रेशिमिक मिश्रण। ठीक है, देखो यही लिखा है ना कि डी और यल रूप के 50-50% अनुपात को, 50-50 अनुपात या समान अनुपात को क्या कहा जाता है? रेशिमिक मिश्रण कहा जाता है। दो रूप होंगे मिक्सचर में, और रेशिमिक मिश्रण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? रेशिमीकरण। हाँ, अगर रेशिमिक मिश्रण प्राप्त हो रहा है इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रेशिमीकरण, अंग्रेजी में रेशिमाइजेशन। रेशिमाइजेशन। और रेशिमिक मिश्रण को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? रेशिमिक मिक्सचर। ठीक है, और जो रेशिमिक मिश्रण है इसको डी एल से दिखाते हैं या प्लस माइनस। रेशिमिक मिश्रण को डी एल से या प्लस माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? डी एल या प्लस माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बाद लिखा क्या गया है कि रेशिमिक मिश्रण जो होता है, जो रेशिमिक मिश्रण होता है, यह एक्सटर्नल कंपनसेशन, बाह्य प्रतिकारक की वजह से क्या होता है? प्रकाशिक असक्रिय होता है। जो मीसो कंपाउंड है वो भी प्रकाशिक असक्रिय होता है, लेकिन उसमें एक ही यौगिक के अंदर क्या होते हैं? हाँ, नेट रोटेशन का मान 0 होता है एक ही यौगिक के अंदर, आधा लेफ्ट में आधा राइट में, तो एक ही यौगिक के अंदर हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। और दो अलग अलग यौगिक, अगर दो अलग अलग यौगिक हों और वो अगर नेट रोटेशन को 0 कर दें, नेट रोटेशन को 0 कर दें, तो उस केस में उसे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। इस घटना को क्या बोलेंगे? हाँ, दो अलग अलग यौगिक हों, अगर एक डी हो एक यल हो, और वो एक दूसरे को, हाँ अगर वहां ऐसा बोले आप लोग, एक डी हो एक यल हो, अगर वहां जो है नेट रोटेशन का मान 0 होता है, तो उस केस में आप उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कंपनसेशन। वो घटना एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा। जैसे एग्जांपल क्या है? अगर देखो डी और यल टार्टेरिक एसिड हो, डी और यल टार्टेरिक एसिड, डी टार्टेरिक एसिड और यल टार्टेरिक एसिड अगर 50-50% अनुपात में पाए जाएं, डी टार्टेरिक एसिड और यल टार्टेरिक एसिड जो कि आपने बनाया था, अगर वो 50-50 रेशियो में हो जाते हैं तो वो रेशिमिक मिश्रण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेशिमिक मिश्रण हो जाएंगे। देखो उसमें क्या होगा, जैसे आधा जो है, जैसे डी वाला है वो आधा है और यल वाला भी आधा है, अगर जो डी वाला होगा वो पीपीएल को राइट में घुमाएगा और यल वाला क्या करेगा? लेफ्ट में घुमाएगा। तो 50% वो राइट में घुमाएगा, 50% वो लेफ्ट में घुमाएगा, आधा राइट में आधा वो लेफ्ट में घुमाएगा, तो नेट रोटेशन का मान क्या आएगा? 0। लेकिन यहाँ दो अलग अलग यौगिक के द्वारा हो रहा है ना, नेट रोटेशन 0 हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग यौगिकों के द्वारा। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। अगर एक ही यौगिक में होगा तो इंटरनल कंपनसेशन, अगर दो यौगिक द्वारा होता है नेट रोटेशन का मान 0, तो उसे आप बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। यही है, ये डी टार्टेरिक एसिड और यल टार्टेरिक एसिड अगर 50-50, 50-50 रेशियो में हो, समान अनुपात में हो, तो देखो ये क्या है आपका? ये डी टार्टेरिक एसिड है, ये आपका डी टार्टेरिक एसिड है। ये जो है ओएच को इधर ना ऐसे घूमेगा, लाइट ऐसे घूमेगी, और ये किधर घुमाएगा? तो 50% मान लीजिए आधा लेफ्ट राइट में घुमा रहा है, आधा लेफ्ट में घुमा रहा है, तो यहाँ भी नेट रोटेशन का मान क्या आएगा? 0। तो ये मिक्सचर प्रकाशिक असक्रिय होगा। ये पूरा मिक्सचर दोनों का क्या होगा? प्रकाशिक असक्रिय। लेकिन यौगिक क्या होंगे? प्रकाशिक सक्रिय। मतलब ये यौगिक प्रकाश को घुमाएगा, ये यौगिक भी प्रकाश को घुमाएगा, लेकिन इनका मिश्रण क्या होगा? प्रकाशिक असक्रिय। मिश्रण प्रकाशिक असक्रिय होगा, लेकिन यौगिक कैसे होंगे? प्रकाशिक सक्रिय। मीसो कंपाउंड में क्या होता है? पूरा यौगिक ही प्रकाशिक असक्रिय होता है, आधा पार्ट लेफ्ट में आधा पार्ट राइट में, लेकिन यौगिक तो एक ही है, तो यौगिक प्रकाशिक असक्रिय होता है। लेकिन यहाँ यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है, लेकिन मिश्रण क्या होता है? असक्रिय। अब बात करें डी लैक्टिक एसिड और यल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है ना,
ये लैक्टिक एसिड है, इसका यूपीएसी नाम होता है 1 2 3। क्या लिख लेंगे? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड दूसरे पे हाइड्रोक्सी होगा ना, प्रोपेनोइक एसिड है। लैक्टिक एसिड का यूपीएसी नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड होता है, आप देख रहे हैं इसमें एक कायरल केंद्र है। कितना कायरल केंद्र है? एक कायरल केंद्र है। तो ये कायरल केंद्र इसमें है, एक CH3 है, एक H है, एक OH है, एक COH है, एक कायरल केंद्र इसमें है। और ये जो है राइट में घुमाएगा PPL को। अगर आप इसका यल फॉर्म देखें, यहाँ देखो OH, देखो अगर हाँ OH राइट में है तो D होगा, लेफ्ट में होगा तो क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। राइट में होगा तो D होगा OH, अगर लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसको इधर घुमाएगा PPL को, ये राइट में और ये लेफ्ट में घुमाएगा। और दोनों अगर मिक्स, देखो ये भी प्रकाशिक सक्रिय है, ये भी प्रकाशिक सक्रिय है, लेकिन मिक्सचर कैसा होगा? ये दोनों का मिक्सचर कैसा होगा? प्रकाशिक और सक्रिय। किस वजह से? एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। समझ पा रहे हैं आप लोग? इन दोनों को छाप लो फटाफट।